भारत पर्व पर दिल्ली में दिखेगी विकसित उत्तराखंड की झलक। लाल किले पर प्रदर्शित होगी झांकी की थीम। झांकी में लखपति दीदी, रोपवे और होम स्टे का होगा प्रदर्शन। सीएम धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनहित में लिए गए बड़े निर्णय। चुनाव मोड़ में भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सभी मोर्चे के कार्यक्रम किए तय। 26 जनवरी को युवा मोर्चा द्वारा निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। टीला वाहन हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 5। लापता महिला अधिकारी का शव हुआ बरामद। टायर फट जाने से हुआ था हादसा। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां इस बार विकसित उत्तराखंड थीम पर निकलेगी उत्तराखंड की झांकी। तो इस बार लाल किले पर होगा उत्तराखंड की झांकी का प्रदर्शन। झांकी में लखपति दीदी, रोपवे, होम स्टे का प्रदर्शन होगा। झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज भी झांकी में शामिल होंगे। भारत सरकार ने 3 साल के लिए झांकियों का रोस्टर जारी किया है। हर साल 16 राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित होगी। इस बार लाल किले पर उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की झांकी प्रदर्शित होगी। तो असम, गोवा और कर्नाटक की झांकी भी लाल किले पर प्रदर्शित होगी। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित होगी। आपको बता दें कि इस बार विकसित उत्तराखंड थीम पर उत्तराखंड की झांकी निकलेगी। तो हर साल 16 राज्यों की झांकी का प्रदर्शन होगा। इस बार लाल किले पर उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की झांकी प्रदर्शित होगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गणतंत्र दिवस पर इस बार उत्तराखंड की झांकी भी प्रदर्शित होगी। क्या कुछ थीम इस बार झांकी की रहने वाली है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस बार जो है केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने जो गणतंत्र दिवस की झांकी के प्रदर्शन के लिए जो इस बार रोस्टर जारी किया है, बाकायदा इसी बार रोस्टर जारी हुआ है। वो रोस्टर 3 साल के लिए है। 3 साल यानी 2024 से लेकर 2026 तक, 24, 25, 26 इन 3 सालों में हर साल 16 राज्यों की झांकी उत्तराखंड माफ कीजिएगा, जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें शामिल होंगी। इसमें उत्तराखंड की झांकी लाल किले पर प्रदर्शित होगी। लाल किले पर जो प्रदर्शित करने के लिए 4 राज्यों का चयन किया गया है, उसमें गोवा है, उसमें कर्नाटक है, उसमें उत्तराखंड है। तो ये भी एक बड़े गौरव का विषय है कि 4 राज्यों की झांकियां जो है इस बार लाल किले के सामने पेश होंगी, वहां पर निकाली जाएंगी। गणतंत्र दिवस परेड पर झांकी इस बार नहीं निकाली जाएगी। एक बार और चीज कहना चाहूंगा कि पिछली बार उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में पूरे देश में पहला स्थान मिला था। ये भी एक बड़ा गौरव का विषय है। और ये भी गौरव का विषय है कि इस बार उत्तराखंड की झांकी जो है इस जो केंद्र सरकार ने जो रोस्टर तैयार किया है, उसमें भी उत्तराखंड की झांकी को लाल किले पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये विकसित उत्तराखंड की झांकी होगी, जिसमें उत्तराखंड के मिलेट्स होंगे, उत्तराखंड के जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जैसे रोपवे का कार्य किया जा रहा है, ऑल ओवर रोड का कार्य किया जा रहा है, रेलवे का कार्य किया जा रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग का, और उसके बाद जो लखपति दीदी वाली जो योजना सरकार ने चलाई केंद्र सरकार की मदद से, उस पर भी काम किया जा रहा है। ये झांकी में प्रस्तुत होगा। जी अजय जी, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए।
नैनीताल में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने अधिशासी अभियंता तहसीलदार विजय गोस्वामी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाराकोट लोहाघाट राजमार्ग में पाटन पुल से लेकर गलचोड़ा तक अतिक्रमण को हटाया, जिसके बाद प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान तहसीलदार लोहाघाट विजय गोस्वामी और पीडब्ल्यूडी के अभियंता तुला राम ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस दिया गया था। लोहाघाट द्वारा चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रोड के किनारे जितने नाली रैम्प मैम जितने भी अतिक्रमण है, रोड के आरओडब्ल्यू में जितने अतिक्रमण किए गए हैं उनको विभाग द्वारा पूर्व में ही चिन्हित किया गया है और नोटिस भी दिए विधिवत नोटिस जारी किए गए सभी को। नोटिस जारी करने उपरांत भी लोगों ने अतिक्रमण अपने स्वयं से नहीं हटाए, जिसको आज ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर जितने भी चिन्हित अतिक्रमण है हटाए जा रहे हैं। चीला वाहन दुर्घटना में महिला अधिकारी का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। बता दें कि चीला रेंज में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 4 वन अधिकारियों की मौत हो गई थी, जबकि महिला अधिकारी और वन जीव प्रतिपालक चीला आलोकी दुर्घटना में लापता हो गई थी, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सुबह एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम को चीला पावर हाउस के पास नहर में एक शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त घटना में लापता महिला अधिकारी आलोकी के रूप में हुई है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भगवानपुर थाना पहुंचकर बताया कि पुलिस ने चोरी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के देवबंद और सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि रात भगवानपुर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमें गठित कर इन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इनमें 5 मोटरसाइकिल भगवानपुर थाना क्षेत्र से चुराई गई थी और इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। व्हीकल रिकवरी के लिए थाना स्तर पर टीमें गठित करके प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर पुलिस की टीम ने इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 12 चोरी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 थाना भगवानपुर से संबंधित हैं एवं अन्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। 2 अभियुक्तों अंकुर त्यागी निवासी बेहट सहारनपुर और अनित उर्फ अनिकेत निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर उक्त बरामदगी की गई है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही पुलिस टीम को इस बरामदगी हेतु पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया, जिसमें महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हर चुनावी प्रयोग करने वाली है। बीजेपी चुनाव में हर तकनीक का प्रयोग करती है। इस बार बीजेपी वर्चुअल माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव का प्रचार करेगी। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि कांग्रेस तकनीक पर भी सवाल उठा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब्जी की दुकान पर क्यूआर कोड लगाने की परिकल्पना की थी, उस समय भी कांग्रेस के तत्कालीन वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को संजीदगी से नहीं लिया था। आज सब्जी की दुकान पर भी ऑनलाइन भुगतान हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करें और वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अधिक मत प्राप्त कर सकती है, उस गांव की, उस बूथ के लोगों की क्या क्या समस्या उनको दूर करने का प्रयास होगा। और इस तरह से हमारे 11,729 बूथ, इन सभी पर
हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रवास करने की योजना बनाई। पर्यटन नगरी मसूरी में करीब 2 माह से बारिश न होने के चलते सूखी ठंड पड़ रही है। लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश न होने से सर्दी बढ़ गई है और सूखी सर्दी से लोग खांसी, जुकाम आदि से परेशान होकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि इन दिनों बारिश के साथ बर्फबारी होती थी, लेकिन अब बर्फ पड़ने की संभावना भी कम होने लगी है। इसका सीधा प्रभाव काश्तकारों पर पड़ रहा है, क्योंकि खड़ी फसल बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसानों की सारी खेती चौपट हो जाएगी। अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फायदा है, नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। जब तक 1 फीट बारिश ना हुई तब तक खेत बहा नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल और स्लोगन का लेखन किया जा रहा है, जिसमें अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने कहा कि कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी दीवार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस लोगों के दिलों में है। पिछले 60 साल में जो कार्य हुए हैं वो कांग्रेस के नेताओं की देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे या कुछ भी करे, समय बदलेगा। कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है। पिछले 60-70 साल में देश में सुई से लेकर और आज हम चांद पर जो पहुंचने की बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस के समय की देन है, कांग्रेस के नेताओं की देन है। और सबसे बड़ी बात, देश के उन तमाम लोगों के जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के पुरुषार्थ किया, उन सब की देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे, बीजेपी कुछ भी करे, समय निश्चित रूप से बदलेगा। देखिए, कांग्रेस तो पहले ही मानसिक तौर पर हार मान चुकी, तो कांग्रेस के पास तो आज प्रत्याशी भी नहीं है, तो दीवार लेखन का भी क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही है कि दिलों में रहने की बात, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उत्तराखंड के अंदर 2 बार चुनाव लड़के देख चुकी है। विधानसभा के क्या हाल कांग्रेस के हुए हैं, ये देश की जनता ने भी देखा, उत्तराखंड की जनता ने भी देखा। रही 2024 की बात, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से हैट्रिक बनाने वाली है और हम हैट्रिक की ओर अग्रसर हैं। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजने पर देश भर में राम भक्तों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब देवभूमि निवासियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से अयोध्या आवागमन के लिए बस सेवा शुरू की गई है। इसको लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए टनकपुर, हल्द्वानी और राजधानी देहरादून से बस सेवा शुरू की जा चुकी है और जिसके साथ हरिद्वार से भी बस सेवा शुरू हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। अयोध्या के लिए जैसे 22 तारीख को वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो उसमें यात्रियों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने कुछ बस सेवाएं शुरू करी हैं, जिसमें टनकपुर से, हल्द्वानी से और देहरादून से बस सेवा प्रारंभ की जा चुकी है और हरिद्वार से भी आज बस सेवा प्रारंभ हो रही है। जनपद उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल देश की पहली महिला थी जिसने 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू का आरोहण किया था। लेकिन सविता कंसवाल बर्फ के आगोश में हमेशा के लिए सो गई थी। सविता को मरणोपरांत लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके माता पिता को सौंपा। इस मौके पर हजारों लोगों की आंखें नम हुई। उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की जो एक शान थी, जो क्लाइंबिंग कर रही थी और क्लाइंबिंग में जो है वो हमारे विकास खंड की जो है सविता कंसवाल थी। वो वहाँ पर जो है बहुत स्लाइडिंग पोर्शन में जो है क्लाइंबिंग में जो है उसका देहांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है आज जो है उसके पिताजी को उसके माताजी के हाथों में जो है
माननीय राष्ट्रपति जो है महोदय के द्वारा जो है उसको पुरस्कृत किया गया है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में जो है जो सविता कंसवाल थी वो हमेशा हमेशा अमर रहेगी। हमारे जनपद उत्तरकाशी की बेटी द्रौपदी डांडा में एक अपने अभियान के तहत एवलांच आने से वो अपनी जान को उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। उसका बड़ा दुख है। लेकिन कल हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत उनको तेंजिंग नोरगे साहसिक पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा उनके पिता श्री राधेश्याम कंसवाल जी द्वारा ग्रहण किया, जो हमारे जनपद के लिए, हमारे उत्तरकाशी जिले के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव का विषय है। हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी होनहार बेटी को जो है मरणोपरांत जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है उनके पिताजी को, और ऐसी ही होनहार बच्चियों को जो भी देश हित में इस तरह के कार्य करती हैं, जिन्होंने अपने पूरे राष्ट्र का, अपने उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है, ऐसी बच्चियों को इस तरह के पुरस्कार देना मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और मैं माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लगातार प्रयास कर रहे थे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया, और परसों राष्ट्रपति के द्वारा उनको मरणोपरांत जो साहसिक जो है पुरस्कार दिया गया। उनके माता पिता को वहाँ पर बुलाया गया और ये लगभग 15 लाख रुपए का एक पुरस्कार होता है। और जो सविता कंसवाल थी वो हमारे बगल के गांव लुंदरू की रहने वाली थी, बहुत साहसिक लड़की थी और उसकी बहुत उम्मीदें थी। उसने एवरेस्ट चढ़ा और जो उसकी द्रौपदी के डांडे में जब वहाँ पर एवलांच आया उस समय उसकी जो है डेथ हो गई थी। उपजिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित यातायात संबंधी बैठक में भारी वाहनों को प्रवेश देने के मामले में चर्चा की गई, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई। इस मामले को लेकर लाउड स्पीकर से भी सूचना दी गई। नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। माल रोड की यातायात व्यवस्था की दृष्टिगत 6 जनवरी को उप जिलाधिकारी द्वारा बैठक ली गई थी, जिसमें टैक्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ और जितने भी यहाँ पे ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी हैं उनकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 4-4:30 बजे से और 10 बजे तक जो माल रोड पे जीरो जोन का है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए। इस पे काम शुरू होगा और ये आगे कंटिन्यूस रहेगा। मैदानी जिलों में बढ़ते कोहरे के चलते इसका असर ट्रेनों के संचालन में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई थी। इसका असर देहरादून में आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन के कार्यकारी स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने कहा कि कोहरे की वजह से कोटा देहरादून एक्सप्रेस करीब 3 घंटे की देरी से चल रही है। ये जो है आपकी कोटा देहरादून लगभग 3 से 3.5 घंटे लेट हो गया कोहरे की वजह से। लंबी दूरी की है, कुछ काम भी चलता है बीच में, उसकी वजह से भी लेट हो जाती है। और एक हमारी है सुबेदारगंज से 4113, वो लगभग 4.5 घंटे लेट आ रही थी अब तक, लेकिन आज तो राइट टाइम ही चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड राम के भक्तों में लीन हो चुकी है। इसकी शुरुआत राजधानी देहरादून से हुई है। देहरादून में कल राम राग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह संध्या भगवान राम के भजनों पर आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। देर शाम तक लोग भगवान राम के भजनों में झूमते रहे और जय श्री राम के जयकारे लगाते रहे। कार्यक्रम में कई भजन गायकों ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सूफी गायक कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल रहे। खटीमा उपवन प्रभाग के अंतर्गत सतपुड़ा गांव में बाघ ने महिला को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह के समय शौच के लिए जंगली क्षेत्र में गई थी। इसी दौरान बाघ उसे खींच कर ले गया। शोर शराबे की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन बाघ महिला को खींचकर जंगल ले जा चुका था और झाड़ियों में
महिला के शव को घेर कर बैठा था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और हवाई फायर किए। काफी संघर्ष के बाद मृतक महिला के शव को बरामद किया जा सका। की विगत अंतर्गत कम से कम 10-11 घटनाएं घट चुकी हैं। हमारे जाओ परसा से लेकर के नवदिया तक इन घटनाओं से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भयभीत हैं। उनके अपने पशुपालन से संबंधित कार्यों के लिए, जलने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग करते हैं कि जो ये हमलावर बाघ हैं, ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर एक ही हैं तो इसको पकड़ने के लिए प्रशासन पूरी जांच करे, इनके सैंपल भेजे अपने जो भी लैब होते हैं उनको, और नहीं उसके अलावा ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कम से कम हमारे बस्ती के चारों तरफ सोलर फेंसिंग हो कि अचानक से जंगली जानवर बस्ती में ना आ पाए, और जिससे कि आम लोगों का जीना थोड़ा सा सुकून हो सके। सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुरा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है। 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह शौच के लिए जंगल की ओर को गई थी। अभी जो प्राथमिक सूचना हमें प्राप्त हुई है उसमें यह तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।